हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हाउस गोइंग योर स्टडी एंड आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमने आपको कल एक जॉन मिल्टन का 20 क्वेश्चंस कराए थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपसे। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर से। क्वेश्चन नंबर 21, When the Azores was intended to the city is a sonnet written by। ओके, जो ये सोनेट है When the Azores was intended the city, ये सोनेट जो है ये पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है। मिल्टन के, वर्ड्सवर्थ के, शेक्सपियर के, स्पेंसर के। देखिए TGT 2009 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि मिल्टन के द्वारा। जो आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सारे ही आपके मिल्टन से रिलेटेड है। आपका TGT और PGT दोनों ही एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो रिपीट होते रहते हैं बार बार। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते हैं या फिर नहीं भी होता, एज इट इज़ भी आ ही जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है इनको। देखिए ये आपका मिल्टन ने लिखा है ये वाला जो सोनेट है, व्हेन द अज़ोर्स वाज इंटेंडेड द सिटी। देखिए इसका कुछ फैक्ट्स दिए हैं। व्हेन द अज़ोर्स वाज इंटेंडेड द सिटी इज़ ए सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने लिखा है। द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम इज़ फन एंड टीजिंग। और जो पोएम की जो ओवरऑल टोन है वो फन और टीजिंग है, यानी कि फन जो होता है वो मजाक क्या होता है, मतलब हास्यास्पद, और टीजिंग। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ हैवी साउंड, इसमें कोई भी हैवी साउंड का यूज़ नहीं है। और ऑफ ट्रेजिक सीरियस वर्ड्स, ना ही इसमें कोई हैवी साउंड्स है, ना ही इसमें ट्रेजिक है यानी कि कोई दुखद है, और ना ही इसमें कोई सीरियस वर्ड्स का यूज़ किया गया है। द पोएम इज़ पब्लिश्ड बाय द वेल नोन लिटरेरी पब्लिशर हम्फ्रे मोसले। जो पोएम है ये पब्लिश की गई है वेल नोन लिटरेरी जो पब्लिशर थे हम्फ्रे मोसले ने के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटीज़ ए, जो मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी है वो क्या है, तो ये आपका एक ओड है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज ए नेटिविटी ओड, ये एक नेटिविटी ओड है रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1629। और जॉन मिल्टन के द्वारा 1629 में लिखा गया था और पब्लिश इन हिज पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। और जो ये सोनेट था आपका, सॉरी जो ये ओड था आपका, ये जॉन मिल्टन के पोएम्स में पब्लिश हुआ था 1645 में। अदर फैक्ट्स देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द अर्ली वर्क बाय मिल्टन, और ये मिल्टन का अर्ली वर्क माना गया है। सो इन सम वेज वी कॉल इट एन अप्रेंटिस वर्क, और इस तरह से हम इनका इसे अप्रेंटिस वर्क भी मान सकते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स क्रिस्ट इनकारनेशन एंड इज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स। और जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है क्रिस्ट का जो अवतार था, यानी कि इनकारनेशन बोलते हैं अवतार को, क्रिस्ट के अवतार को ये वर्णित करती है। एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स, और ये जो नास्तिक था, नास्तिकवाद के बुत प्रस्त जो पावर होती है उनको थ्रो करता है, उनको दिखाता है। द पोएम ऑल्सो कनेक्ट्स द इनकारनेशन विद क्रिस्ट क्रूसिफिक्शन, और जो पोएम है ये कनेक्ट्स है ऑल्सो इनकारनेशन, इनके अवतार से, विद क्रिस्ट क्रूसिफिक्शन, जो क्रिस्ट थे उनकी अवतार और उनकी मौत से कनेक्ट है ये पोएम। कौन से वाली, जो आपकी है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ओके, नाम से ही पता चलता है क्रिस्ट से रिलेटेड है पूरी की पूरी पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन। इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन का है। नोवम ऑर्गेनम, डी डॉक्ट्रिना, क्रिस्टीना, एंडीमियन एंड प्रोथेल्मियन। तो आपको चूज़ करना है कौन सा वर्क इसमें से मिल्टन का है। तो आपका जो बी क्वेश्चन वर्क है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीनिया, ये इनका वर्क है, बाकी इनके तीन इनके वर्क्स नहीं है। देखिए TGT 2009 में क्वेश्चन आया था, अमंग द अबव फॉलोइंग, और इनमें से डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना इज़ ए वर्क बाय जॉन मिल्टन, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। रिमेनिंग वर्क्स एंड देयर राइटर्स, देखिए जो बाकी के तीन वर्क्स दिए गए हैं। नोवम ऑर्गेनम, इट इज़ ए फिलोसॉफिकल वर्क बाय फ्रांसिस बेकन, यह फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया एक फिलोसॉफिकल वर्क है। रिटन इन लैटिन एंड पब्लिश्ड इन 1620, लैटिन में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1620 में। नेक्स्ट है आपका एंडीमियन, इट इज़ पोएम बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की द्वारा लिखी गई पोएम है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818। ओके, 1818 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है प्रोथेल्मियन, प्रोथेल्मियन जो है
इट इज़ ए पोएम बाय एडमंड स्पेंसर, स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है पोएम ये। और ये जो है, ही वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ द ट्यूडर पीरियड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ट्यूडर पीरियड के बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट थे ये। कौन? एडमंड स्पेंसर। और इनका बर्थ 1552 में हुआ था और डेथ इनकी 1599 में हुई थी। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकता है, जॉन मिल्टन की। आपको इसके पहले 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन? कौन सी बुक से ये लिए गए हैं आपको बताना है। टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। ये जो लाइन्स है आपको बताना है कौन सी बुक से आपकी ली गई है। तो आपकी पैराडाइज लॉस्ट से ये ली गई हैं लाइन्स। और आपका एक क्वेश्चन TGT 2009 में पूछा गया था। देखिए, टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइनें ली गई हैं। एन एपिक इन ब्लैंक वर्स, और जो ये पैराडाइज लॉस्ट है ये एक एपिक पोएम है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। 17th सेंचुरी के पोएट थे जॉन मिल्टन, जिनके द्वारा इसे लिखा गया है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इस एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, और जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है। 17th सेंचुरी के पोएट थे जॉन मिल्टन। इतने सारे क्वेश्चंस आपके एक ही वीडियो में कवर हो रहे हैं। ओके, सम अदर फैक्ट्स देखिए। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667, जो फर्स्ट वर्जन था इसका पब्लिश हुआ था 1667 में, कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स, और 10 बुक्स का कंसिस्ट था विथ ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। 10,000 लाइन्स इसमें वर्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज प्रोज वर्क, मेंशन दैट। इनमें से कौन सा वर्क जो है मिल्टन का वो प्रोज वर्क है, इसको मेंशन करना है इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि एरोपैजेटी का जो है आपका प्रोज वर्क है। बाकी आपकी पोएम्स है लिसिदास भी, पैराडाइज लॉस्ट भी, और पैराडाइज रिगेन्ड भी। ओके, लिसिदास आपकी 1637 में लिखी गई थी। पैराडाइज रिगेन्ड जो थी वो आपकी 1671 में आई थी। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आई थी, और एरोपैजेटी का आपकी 1644 में आई थी ये। ठीक है, और TGT 2009 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था आपको पहले ही, और कई बार रिपीट हो चुका है उसके बाद भी अलग अलग एग्जाम्स में आपकी। इसकी देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो इसके बारे में दिए गए हैं। एरोपैजेटिका इज द मोस्ट फेमस ऑफ प्रोज वर्क मिल्टन्स बिकॉज इट हैज़ आउटलास्टेड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इट्स ओरिजिनल पब्लिकेशन। जो एरोपैजेटिका है ये मोस्ट फेमस प्रोज वर्क है मिल्टन का, क्योंकि इट हैज़ आउटलास्टेड द सर्कमस्टेंसेस, और जो है ये मतलब इसका जो ओरिजिनल पब्लिकेशन था उसके परिस्थितियों में आउटलास्ट हो गया था, मतलब देर से हुआ था ये। सम अदर फैक्ट्स। ऑन जून 14, 1643, और 14 जून 1643 में इंग्लिश पार्लियामेंट पास्ट ए लॉ। इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उसने एक लॉ पास किया था, यानी कि एक कानून उन्होंने बनाया था, कॉल्ड द लाइसेंसिंग ऑर्डर, जिसको लाइसेंसिंग ऑर्डर कहा गया था, विच रिक्वायर्ड दैट ऑल बुक्स बी अप्रूव्ड बाय एन ऑफिशियल सेंसर बिफोर पब्लिकेशन। कि सारी की सारी बुक्स जो लिखी जाएंगी वो ऑफिशियल सेंसर से अप्रूव कराए जाए पहले, पब्लिकेशन से पहले। ठीक है, ये एक वहाँ पर एक कानून पास किया गया था 14 जून 1643 में। एंड ऑन नवंबर 23, 1644 मिल्टन रोट एरोपैजेटिका। मिल्टन ने ये वर्क लिखा अपना 23 नवंबर 1644 में, प्लीडिंग फॉर द रिपील ऑफ द लॉ। और जो ये लॉ था, यानी कि कानून जो था ये, इसकी वकालत को रद्द करने के लिए, यानी कि वो अपनी चला रहे थे किसी भी कोई मतलब कोई बुक लिखता है उसको पब्लिश कराने से पहले उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी इंग्लिश पार्लियामेंट की, तभी उसको बुक को पब्लिश करा सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने ये बुक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है। हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, इज़ क्वाइट ऑब्जेक्टिव, या फिर हैज़ नन ऑफ द अबव क्वालिटीज़। इसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपका बी वाला होगा, इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। ये अपने ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस के लिए नोटेबल है।
ओके, TGT 2009 में ये भी पूछा गया है क्वेश्चन आपका। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं इसके कुछ। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक एंड रिलीजियस वर्क एंड इज़ इन मैनी वेज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्टन्स। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है एपिक है और रिलीजियस वर्क है ये एक, एंड मैनी वेज और अलग अलग तरह से ये एक ऑटोबायोग्राफी भी है मिल्टन की। इसके बहुत सारी फॉर्म्स हैं इसकी ये। सम ऑफ अदर फैक्ट्स इन अनदर वे इट इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। ये अपने ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस के लिए नोटेबल है, चिन्हित है। इन दिस वर्क वी फाइंड दैट द होल वर्क पैराडाइज लॉस्ट इज कलर्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ मिल्टन। इस वर्क में हम पाते हैं कि पूरा का पूरा होल वर्क जो है पैराडाइज लॉस्ट, ये पूरा कलर्ड है पर्सनैलिटी ऑफ मिल्टन, यानी कि मिल्टन की पर्सनैलिटी से पूरा का पूरा रंगीन है ये। थ्रू आउट द पोएम सम पैसेजेस स्टैंड आउट अमंग द रिमेनिंग। और पूरी की पूरी पोएम के थ्रू आउट मतलब उसके दौरान कुछ जो पैसेज हैं वो स्टैंड आउट करते हैं अमंग द रिमेनिंग वंस, जो बाकी है उनके बीच में स्टैंड आउट करते हैं, नोट बिकॉज क्योंकि दे पर्टिकुलरली एड्स द स्टोरी, वे जो है पर्टिकुलर जो खास रूप से वो स्टोरी को एड करते हैं, बट बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट। वो इसलिए बिकॉज उनको फॉर्म किया गया था स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ द पोएट के रूप में, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का आपको हीरो बताना है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, सैटर्न। सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो माना गया है। TGT 2009 का क्वेश्चन है ये भी। द हीरो ऑफ द पीस ऑफ लिटरेचर इज़ यूजुअली द प्रोटैगनिस्ट। जो इस लिटरेरी पीस का जो हीरो है वह मतलब प्रोटैगनिस्ट होता है आमतौर पर तो, या फिर उसका मेन कैरेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट व्यूज़ ऑन द हीरो ऑफ द स्टोरी। डिफरेंट व्यूज़ हैं स्टोरी के हीरो पर। मेजोरिटी ऑफ द क्रिटिक्स, और क्रिटिक्स की जो मेजोरिटी है वो स्टैंड्स विद सैटर्न एज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि क्रिटिक्स होते हैं, कोई भी वर्क जब लिखा जाता है उसके कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं, तो वो सब के सब ही सैटर्न के साथ मतलब सैटर्न को जो है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो मानते हैं, इसलिए सैटर्न को ही इसका हीरो माना गया है। वैसे तो ये एक विलेन था, ठीक है, बट इसको हीरो मान लिया गया है। बट ए रेयर ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो बिलीव दैट एडम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। बट एक रेयर ग्रुप है क्रिटिक्स का जो यह बिलीव करता है कि एडम है जो स्टोरी का हीरो है, बिकॉज बोथ ऑफ देम लॉस्ट दियर हाई स्टेचर। क्योंकि वो दोनों के दोनों ही उनका हाई स्टेचर जो है लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। फास्ट एडम ए मैन हु हैड disobeyed God's command and in result he misled his luxurious life in heaven। पहले तो आदम जो एक व्यक्ति था वो गॉड्स की जो कमांड होती है, इनके भगवान की जो आज्ञा होती है उसको मानता नहीं है, डिसोबेड कर देता है उसका। एंड इन रिजल्ट और परिणाम में ही मिसलेड हिज लग्जरियस लाइफ इन हेवन। वो जो हेवन में उसकी लग्जरियस लाइफ थी, आरामपूर्ण उसका लाइफ जीवन व्यतीत हो रहा था, उसको खो देता है। इन ऑर्डर टू स्टे विद ईव इन द ऑफुल लाइफ ऑफ ऑन अर्थ एज ए पनिशमेंट। और उनको पनिशमेंट के लिए धरती पर उनको दुखपूर्ण जो जीवन होता है उसको उसके साथ ईव के साथ स्टे करने के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है, यानी कि अर्थ पर उनको धरती पर भेज दिया जाता है हेवन से, ठीक है, क्योंकि वो गॉड्स की जो आज्ञा होती है उसको नहीं मानते। देन सैटर्न हु ऑल्सो डिसोबर्ड गॉड्स ऑर्डर एंड वॉज थ्रो इन हेल। और उसके बाद सैटर्न जो होता है वो गॉड्स के ऑर्डर को डिसोबे करता है और उसको नर्क में फेंक दिया जाता है। सो बोथ हैड फेस्ड ट्रेजेडी इन दियर लाइफ। इसलिए एडम भी और सैटर्न भी दोनों के दोनों ही अपनी लाइफ में जो है फेस करते हैं ट्रेजेडी यानी कि दुख, और कैन ऑल्सो टेक देम एज ए ट्रेजिक हीरोज़। और दोनों को ही ट्रेजिक हीरोज़ के रूप में ले सकते हैं आप, बिकॉज दे हैड हाई डिग्रीज, क्योंकि उनके पास हाई डिग्रीज होती है, ऑनरेबल एंड फैटल फ्लो। ऑल दिस क्वालिटीज़ लाइज इन ट्रेजिक हीरो। और जो ये क्वालिटीज़ होती हैं सारी वो ट्रेजिक हीरो में होती है, बट द बेस्ट आंसर वुड बी सैटर्न। पर इसमें जो बेस्ट आंसर है इसमें वो आपका सैटर्न ही माना गया है जब हीरोज़ की बात होती है कि हीरो कौन है इसका। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये सब कुछ, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन्स ऑकर्स इन। जो ये लाइन है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि वो भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो ये लाइन आपकी कहाँ से ली गई है?
ये आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है, जो मिल्टन का एक सोनेट है। ओके, यानी कि पोएम है ये उसकी एक। द ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन द इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उससे ये उसकी लास्ट लाइन है। ठीक है, देखिए TGT 2009 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सम अदर फैक्ट्स देखते हैं इसके। In this poem, the poet reflects that he has a place in God's world despite his disability. इस लाइन में जो है पोएट्स प्रकाश डालता है कि उसके लिए भी भगवान के जो वर्ल्ड होते हैं, गॉड्स वर्ल्ड है, भगवान की दुनिया में उसके लिए एक प्लेस है, यानी कि जगह है, डेस्पाइट हिज डिसएबिलिटी, उसकी अयोग्यता के बावजूद भी। सम इंडिविजुअल सोनेट्स ऑन द लेट मास्कर इन पेडमोंट, उसका एक मिल्टन के द्वारा लिखा गया सोनेट है ये भी एक। और एक ये है मी थॉट आई सॉ माई लेट पोस्ट सेंट, और ये जो सोनेट था इनका दूसरे वाला, ये इन्होंने अपनी वाइफ को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो इसकी किसके लिए प्रेज करता है, इनका मतलब किस लिए उसकी प्रशंसा की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। उसके ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसमें इन्होंने ग्रैंड स्टाइल यूज़ किया है, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। ओके, तो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल, उसके ग्रैंड स्टाइल के लिए प्रेज किया गया है इसको। विच मीन्स इट इज़ एन एलिवेटेड सीरियस, जिसका मतलब होता है कि यह एक एलिवेटेड यानी कि बहुत ही उठा हुआ, ऊंचा, सीरियस, गंभीर और हाईली क्राफ्टेड, बहुत अच्छे से क्राफ्टेड किया हुआ है, एंड डिफरेंट फॉर्म कॉमन स्पीच, और इसमें डिफरेंट फॉर्म है कॉमन स्पीच की। सम अदर फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ और इसके। इट इज़ सो अनफेमिलियर टू कॉमन लैंग्वेज, यह बहुत ही अनफेमिलियर है कॉमन लैंग्वेज से, इवन द यूजुअल लिटरेरी लैंग्वेज, यहाँ तक कि यूजुअल लिटरेरी लैंग्वेज से भी। दैट डॉक्टर जॉनसन अक्यूज्ड मिल्टन ऑफ पेडेंट्री। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल कैन बी डिस्कस्ड अंडर 4 और 5 हेड्स, मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल है उसको डिस्कस किया जा सकता है 4 और 5 हेड्स के। रिदम एंड म्यूजिक है उसमें, वर्ड गेम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच दूसरा ये, तीसरा है डिक्शन एंड डिकोरम, फॉर द सिंटेक्स एंड द फिफ्थ है रिमोटनेस एंड सब्लिमिटी ऑफ लैंग्वेज एंड थीम। इसको 4 मतलब 5 हेड्स में इसको डिस्कस किया गया है, इनका बहुत ही फेमस वर्क है ये इसका। ठीक है, नेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, पैराडाइज लॉस्ट को जो है कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका 12 होगा। ये भी आपका पूछा जा चुका है, आपके सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे ही। तो फ्रेंड्स आपका इसमें राइट ऑप्शन 12 होगा। इन 1674 मिल्टन रीऑर्गेनाइज्ड द पोएम इनटू 12 बुक्स, मिल्टन ने अपनी इस बुक्स को 12 बुक्स में रीऑर्गेनाइज किया था बाय डिवाइडिंग 2 ऑफ द लॉन्गर बुक्स इनटू 4। 2 बुक्स जो थी इनको डिवाइड कर दिया गया था, इनको 2 में पार्ट में कर दिया गया था। 7 और जो 10 बुक्स थी इनकी, 7 को भी 2 पार्ट में और 10 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, इससे ये आपकी 12 हो गई थी, क्योंकि ओरिजिनली तो ये 10 बुक्स में ही पब्लिश हुई थी आपकी पैराडाइज लॉस्ट, जब 1667 में पब्लिश हुई थी तब, फिर इसको लास्ट में 12 बुक्स में पब्लिश कराया गया दोबारा से। देखिए यहाँ भी वही लिखा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन द 10 चैप्टर्स और बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। और ये जो पैराडाइज लॉस्ट है एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई जॉन मिल्टन के द्वारा। ही ऑल्सो एडिड एन इंट्रोडक्टरी प्रोज, इसमें इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्रोज जो है ऐड किया है। आर्ग्यूमेंट समराइजिंग द प्लॉट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी is due to many analogies and digressions into ancient history and mythology throughout the poem. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 31। सैमसन एगोनिस्ट्स बाय मिल्टन, सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन का क्या है, प्ले है, मास्क्यू, लॉन्ग पोएम या फिर लॉन्ग ट्रेटाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये एक प्ले है, यानी कि सैमसन एगोनिस्ट जो है वो एक प्ले है जॉन मिल्टन का। सैमसन एगोनिस्ट इज जॉन मिल्टन्स प्रोफाउंड ट्रीटमेंट ऑफ ए बाइब्लिकल स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। सैमसन एगोनिस्ट जॉन मिल्टन का जो है प्रोफाउंड ट्रीटमेंट है बाइब्लिकल स्टोरी का, और जो क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी की फॉर्म में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। एज ऑफ मिल्टन है वो, उसमें 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स थे, यानी कि पोएट्स थे 3 प्रकार के, उसमें 3 प्रकार के। तो किस किस प्रकार के थे आपके बताने हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा, मेटाफिजिकल थे, कैवेलियर थे और पुरैटन। फ्रेंड्स ये TGT के 2005 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और उसके बाद भी कई बार रिपीट हो चुका है, ये एग्ज़ाम में कई बार आपको पूछा जा चुका है। इसके लिए आपको अच्छे से याद करके रखना है कौन कौन से थे। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड पुरैटन। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार, और इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान मिल्टन चैम्पियन द कॉज ऑफ द पुरैटन्स। मिल्टन जो है पुरैटन्स के जो कारण बनता है और उसके चैम्पियंस का। द ग्लोमी एटमॉस्फेयर, और जो ग्लोमी एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, विच प्रिवेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इस पीरियड के दौरान फैला हुआ था, वॉज मेनली ड्यू टू द ब्रेकिंग अप टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स इन गवर्नमेंट एंड रिलीजन। वो जो था धर्म और जो सरकार थी वहाँ की गवर्नमेंट थी, उनके स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए, ब्रेकिंग अप करने के लिए मेन कारण था उसका ब्रेक करने के लिए। Some other facts. Metaphysical refers to the concern about the fundamental problems of the world, and this kind of poetry was primarily figured by John Donne in early 17th century. जो मेटाफिजिकल रेफर्स करते हैं वो अबाउट द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में कंसर्न करते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ पोएट्री, और इस प्रकार की जो पोएट्री होती है वो प्राइमरली फिगर्ड, इसको प्राइमरली फिगर किया गया बाय जॉन डन के द्वारा इन अर्ली 17th सेंचुरी में। कैवेलियर्स आर दोज जेंटलमैन, और जो कैवेलियर थे वो जेंटलमैन थे, वो लोग थे जो ड्यूरिंग द सिविल वार, जो सिविल वॉर के दौरान फोर्ट ऑन द किंग्स की साइड, जो राजा था वहाँ का उसकी साइड से लड़े थे। एंड इन जनरल वे, और सामान्य वे में, रिप्रेजेंटेड द चैम्पियन ऑफ एनिसेंट ऑर्डर, जो प्राचीन जो एनिसेंट ऑर्डर थे, ऑर्डर के चैम्पियंस थे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दे वर अगेंस्ट द पुरैटन्स एंड द पार्लियामेंट, और ये जो थे कैवेलियर्स ये अगेंस्ट थे पुरैटन्स के और पार्लियामेंट के। बेन जॉनसन जो थे, बेन जॉनसन का बर्थ हुआ था 1572 में, और 1637 में इसकी डेथ हुई थी इनकी। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैवेलियर राइट्स, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैवेलियर राइटर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी, उनकी लाइफ के कौन से फेज़ में बताना है। तो इनकी लास्ट फेज़ में लिखी गई थी। ओके। जॉन मिल्टन बिगेन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट इन लेट 1650s, और जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है वो उनके लास्ट 1650 में उन्होंने लिखना शुरू किया था। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, मिल्टन वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608। उनका जो बर्थ था वो 1608 में हुआ था। एंड डाइड इन 1674, आई डाइड हुआ 1674 में। बाय 1661 मिल्टन वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, और 1661 में जो थे मिल्टन वो पूरी तरह से बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे ड्यू टू द आई डिसीज ग्लूकोमा की वजह से। बट ही वेंट ऑन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, बट वो उन्होंने राइट की पैराडाइज लॉस्ट यूजिंग हिज डॉटर्स एज स्क्राइब्स एंड कम्प्लीटेड इट बाय 1665। और जो पैराडाइज लॉस्ट है इसको लिखने के लिए इन्होंने अपनी बेटी जो है उसको यूज़ किया था, उनका यूज़ किया था उसको लिखने में, और इसको कंप्लीट किया इन्होंने 1665 तक। ठीक है, 1650 में इसको इन्होंने शुरू कर दिया था लिखना, और 1665 में कंप्लीट किया 5 ईयर्स में। और आफ्टर दैट ये 1667 में इसको इन्होंने पब्लिश कराया 10 बुक्स में। ओके, और लास्ट में फिर 1674 में इसको 12 बुक्स में अगेन इन्होंने पब्लिश करा दिया था इसको। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क्यू रिटन बाय मिल्टन। इनमें से कौन सा मास्क्यू है जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, कॉमस आपका इनके द्वारा लिखा गया मास्क्यू है मिल्टन के। और TGT 2004 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, उसके बाद भी पूछा गया है कई बार। कॉमस के बारे में मोस्ट क्वेश्चन पूछता ही रहता है कुछ ना कुछ। कॉमस द मास्क्यू वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन, जो कॉमस है मास्क्यू वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। इज़ ए ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, और ये ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है। मास्क्यू इज़ ऑल्सो नोन एज ए मास्क्यू जो है मास्क के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज, और जो ये पहले पब्लिश किया गया था एज ए मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल इन 1638, और ये
जो पहले पब्लिश हुआ था ये इस नाम से हुआ था, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लैडलो कैसल। ओके, सम अदर फैक्ट्स। कॉमर्स सेलिब्रेट्स द इंस्टॉलेशंस ऑफ जॉन एगर्टन, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड विस्काउंट ब्रैकले एंड ए मेंबर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट प्राइवरी काउंसिल एज लॉर्ड प्रेसिडेंट्स ऑफ वेल्स। ओके, लिसिदास इज एन एलर्जी ऑफ पास्टोरल नेचर। लिसिदास जो है पास्टोरल नेचर की एलर्जी है। कंपोज्ड बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा, लेट इन 1637 में, 1637 में, टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ ए फेलो स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज, एडवर्ड किंग। तो कैम्ब्रिज में इनका फेलो स्टूडेंट था एडवर्ड किंग और इनका फ्रेंड भी था। इनकी मौत पर इन्होंने ये लिखी थी, हु ड्राउंड वाइल क्रॉसिंग द आयरिश सी। जब ये आयरिश सी को क्रॉस कर रहे थे तब इनकी डूबने से वहाँ पर डेथ हो गई थी। ओके, मिल्टन एरोपैजिटिका, जो मिल्टन की एरोपैजिटिका है वह पब्लिश हुई थी 1644 में, और ये एक अपील थी पार्लियामेंट से उनका लाइसेंसिंग ऑर्डर को रद्द करने के लिए, जो उन्होंने 16 जून 1643 में बनाया था। ओके, दिस ऑर्डर वाज डिजाइन्ड टू ब्रिंग पब्लिशिंग अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल बाय क्रिएटिंग नंबर ऑफ ऑफिशियल सेंसर्स ऑफ टू होम ऑथर वुड सबमिट देयर वर्क फॉर अप्रूवल। मतलब जो उन्होंने लॉ बनाया था उसका मीनिंग मतलब ये था कि जो भी कोई ऑथर अपना वर्क लिखेगा, कोई बुक लिखेगा, उसको अप्रूवल के लिए पहले वहाँ पर उनकी परमिशन लेनी होगी, तब उसको पब्लिश कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अपीयर। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अपीयर हुई थी, इस कौन से पोएम में हुई थी जो स्टेटमेंट है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। जो सॉलिट्यूड है वो कभी कभी बेस्ट सोसाइटी होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है। पैराडाइज लॉस्ट का एक कोटेशन है, ये स्टेटमेंट है। जॉन मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक ग्रेट फेम इन एज मैक्सिमम एज इन 14 बुक्स। ओके, एक ग्रेट एपिक था इनका, इसके बारे में मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ ऊपर भी। इन द बुक नंबर 9 वी सी द अबव गिवन स्टेटमेंट। और बुक 9 में जो स्टेटमेंट है उसमें देखने को मिलती है हमें। वैन रीड थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स। जब हम ये लाइन्स पढ़ते हैं, एज वी नीड वॉक टिल यूर यंगर हैंड्स आर अलोंग, असिस्ट अस बट इफ मच कन्वर्स परहैप्स, दीज स्टेटिएट टू शॉर्ट एब्सेंस आई कुड यील्ड, फॉर सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी। ओके, और ये इनसे जो है बुक नंबर 9 की लाइन्स दी गई है, उसमें से आपका लिया गया है। अदर फैक्ट्स। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन लंडन। जॉन मिल्टन लंदन में बोर्न हुए थे 9 दिसंबर 1608 में। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल स्कूल, और सेंट पॉल स्कूल में वो एजुकेटेड किए गए हुए, उनकी एजुकेशन हुई वहाँ पर। देन एट क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, और उसके बाद क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि मिल्टन ने की जो एजुकेशन थी वो कहाँ पे हुई। इनके स्कूल का नाम सेंट पॉल स्कूल था और क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में इनकी हायर एजुकेशन हुई थी। मिल्टन चैम्पियंस द कोज टू द प्रेटिन्स एंड ओलिवर क्रोमवेल। ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रोट ए सीरीज ऑफ pamphlets advocating radical political topics including the morality of divorce, the freedom of the press and populism। और इस पीरियड के दौरान उन्होंने एक सीरीज़ लिखी पैम्पलेट्स की जो एडवोकेटिंग थी रेडिकल पॉलिटिकल टॉपिक्स इंक्लूडिंग द मोरलिटी ऑफ डाइवोर्स, उसमें डाइवोर्स की मोरलिटी भी थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी थी और पॉपुलिज्म भी था। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ है, तो ये है पैराडाइज लॉस्ट। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना इज ए हेरेटिकल ट्रीटाइज एंड कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ ए। कॉमर्स है मिल्टन के द्वारा लिखा गया, कौन सी फॉर्म में। जो कॉमर्स है वो आपका मास्क्यू है, ये आपको अभी पहले बताया है और फिर से बता रही हूँ। TGT 2004 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कॉमर्स इज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज ए ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट और मास्क्यू। ये एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है और मास्क्यू है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज ए मास्क प्रेजेंटेड एट लैडलो कैसल इन 1638। और यह जो है पहले पब्लिश किया गया था एज ए मास्क, इसके पहले जो नाम था इसका ये था ए मास्क प्रेजेंटेड एट लैडलो कैसल इन 1638 में आया था। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। 20 क्वेश्चन आज के हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं।
नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे।